ग्रेड वालों को कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आपकी शानदार तैयारी है तो फर्स्ट ग्रेड पे डटे रहें, उसमें सिलेक्शन हो जाएगा। आप यूं ही इसकी लालच में मत आना, मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा। दूसरा प्रश्न ये था कि पात्र कौन है ना। अगर आप मुझसे ये पूछोगे कि सर पात्र कौन है, तो एनसीटी के नियम ये कहते हैं कि बीएड या बीएसटीसी में अगर किसी ने प्रवेश भी ले लिया है, चाहे फर्स्ट ईयर हो चाहे सेकेंड ईयर हो, अगर वो प्रशिक्षण प्राप्त कर रहा है तो उन सबका उस दौरान वो पात्रता परीक्षा पास करते हैं तो सारे पात्र माने जाते हैं। तो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों ही पात्र है ना। अगर आप ये कहोगे कि सर मैं फर्स्ट ईयर में पढ़ रहा हूँ, मैं पात्र हूँ कि नहीं, वह पात्र है, कोई दिक्कत नहीं है, आपकी डिग्री वैलिड है। अगर आप सेकेंड ईयर में तब भी वैलिड है, फर्स्ट ईयर में है तब भी वैलिड है, डिग्री पात्रता की वैलिड है। हाँ, मुख्य परीक्षा का इनका रूल्स रहता है। कई बार परीक्षा डेट तक चाहिए होता है, कई बार फॉर्म की लास्ट डेट तक मांगते हैं। वो इस बार क्या मांगेंगे, वो जब परीक्षा की मुख्य परीक्षा का जब विज्ञापन आएगा तो उस विज्ञापन में हमें पता चलेगा कि इन्होंने क्वालिफिकेशन की लास्ट डेट क्या मांगी है। ठीक है, आप पात्रता के लिए फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के दोनों एलिजिबल, इसलिए इसकी ढंग से तैयारी करना। क्योंकि पात्र हो जाते हैं तो मान लो कि इस भर्ती मुख्य परीक्षा में आप पात्र नहीं हो पाते हैं, आपकी क्वालिफिकेशन कम रह जाती है, तो 27 में वापस वैकेंसी आएगी, क्योंकि ये गवर्नमेंट 2 वैकेंसी तो करेगी, तो उसमें आपकी पात्रता हो रखी होगी, तब आपको पात्रता पे टाइम देना नहीं पड़ेगा, आपको केवल मेंस पे फोकस करना पड़ेगा। तो आपका पहले एक चरण पूरा हो रखा होगा तो एक कॉन्फिडेंस रहेगा। इसलिए आप सभी पात्र हैं और बढ़िया से तैयारी करते रहे। और बाकी रीट का विज्ञापन आज या कल में आ जाएगा तो उसमें और भी चीज़ें सारी क्लियर हो जाएगी। वैसे मेरा जो नॉलेज है वो ये कहता है कि फर्स्ट ईयर वाले भी पात्र, एनसीटी खुद यही कहता है कि एडमिशन बीएसटीसी या बीएड में लेने के बाद वो जब भी रीट पास करेगा उसी दिन से वो पात्र मान लिया जाएगा, चाहे वो फर्स्ट ईयर की कक्षा हो चाहे सेकेंड ईयर की कक्षा हो, कोई दिक्कत नहीं, फिर वो पात्रता आजीवन रहती है। ये तो पात्रता की बात होगी। तो मतलब सब पात्र हो गए हैं, जिसने इस बार फर्स्ट ईयर में हो चाहे सेकेंड ईयर में हो, सारे पात्र हैं और आपका सर्टिफिकेट भी आजीवन माना जाएगा। इसलिए बहुत सीरियसली तैयारी करके आप इसको देना। और पिछली बार भी किसी ने फर्स्ट ईयर के साथ में करी है तब भी उसकी जो रीट है वो मान्य है, फिर भी आप 1-1.5 महीने तैयारी करके दे देना, इससे सिलेबस ही पढ़ा जाएगा, कोई लॉस वाली बात नहीं है। ठीक है, अब बात आती है सर तैयारी कैसे करें। तो मैं तो ये कहूँगा कि इस 3 महीने का जो समय है ये ऐसा समय है जब आप कोचिंग से बचें। क्यों? क्योंकि कोचिंग कब काम करती है, जब आपकी परीक्षाएं 1-1.5 साल बाद हो। अब 3 महीने, कई सारे बच्चे मुझे पूछते हैं सर बैच लोगे कि नहीं लोगे, मैं बहुत स्पष्ट मना करता हूँ। देखो, कोचिंग अगर बैच लेता भी है तब भी हमें बचना चाहिए। रीज़न क्या है? रीज़न साफ है कि कब क्लासेस लोगे, कब नोट्स तैयार करोगे, कब उसका रिवीजन करोगे। इसलिए अब ऐसा समय है कि अब आप कोचिंग से बचें, मैं तो सिर्फ यही कहूँगा। और ज़्यादा से ज़्यादा आप राजस्थान बोर्ड फॉर सेकेंडरी एजुकेशन जो है आरबीएससी की पुस्तकों पे ध्यान दें, क्योंकि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड पेपर बनाएगा तो डेफिनेटली अपनी पुस्तकों से ही बनाता है। 6ठी से लेकर आपके 10वीं तक की जो पुस्तकें हैं ये आपके L2 वालों के लिए और 8वीं तक की पुस्तकें L1 के लिए ज़रूर पढ़ें आप। और जो कोर्स में से बाहर बचता है उसके लिए कोई गाइड आप ला के पढ़ लीजिए। ठीक है, तो आरबीएससी और गाइड पे फोकस कीजिए। आखिर पात्र ही होना है, मेरिट में तो आना नहीं है। ऊपर से पढ़ लो, 5 विकल्प होंगे इस बार, नेगेटिव मार्किंग है नहीं, 150 के 150 अटेम्प्ट करने हैं, 90 नंबर लाने हैं। आरक्षण को छोड़ दो, आप तो 90 का टारगेट कीजिए। इसलिए सामाजिक और सब्जेक्ट के लिए आप केवल आरबीएससी पढ़ें और बाकी पोर्शन के लिए गाइड्स पढ़ लें। मनोविज्ञान की गाइड आपने पढ़ ली होगी, आपको पता है कईयों ने सिखवाल पढ़ी है, कईयों ने वंदना जादौन पढ़ी है, कईयों ने धीर सिंह पढ़ी है। जिसके पास जो भी किताब है उसको पढ़ लो आप। देखो, मटेरियल महत्वपूर्ण नहीं होता, आपका पढ़ने के तरीके महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, इसका ध्यान रखना आप। साइकोलॉजी जैसे गणित है, तो गणित में आपने किसी ने अपने स्रोतों से पढ़ाई कर रखी है ऑलरेडी, क्योंकि इसमें कोई नया बच्चा नहीं है। कईयों ने कोचिंग्स कर रखी है तो कोचिंग का मटेरियल भी पर्याप्त है, उनको वापस गाइडों की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं है ना। तो गाइड है, आरबीएससी है या फिर नोट्स, आप अपने जो नोट्स हैं इन तीनों में से तीनों का सहारा ले सकते हैं।
जो टॉपिक आरबीएससी में मिलते हैं उनको आप टिक करके पीडीएफ बना के आरबीएससी से पढ़ लो, और जो टॉपिक आपके नोट्स में है, आपने खुद ने बनाए हैं, वो नोट्स से पढ़ लो। इन दोनों में नहीं मिलते हैं तो गाइड्स देख लो। इन तीनों को कंबाइंड करके, अच्छा तीनों से कोई समझ में नहीं आता है तो पार्शियली आप कोई कोचिंग संस्थान में कोई पोर्शन कर सकते हैं। जैसे किसी को संस्कृत समझ में नहीं आ रही है तो संस्कृत पढ़ सकता है कोचिंग में जाके, क्योंकि एक डेढ़ महीने में हो जाएगी और समझ में भी आ जाएगी। किसी को गणित समझ में नहीं आती है तब वो कर सकता है। अब आप फुल बैच की बजाय पार्शियल बैच ज्वाइन करके कुछ पार्ट है वो तैयार कर सकते हैं। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कोचिंग से बचना है। अभी आपको क्या करना है, सेल्फ स्टडी करनी है। आप अगर ये मत सोचना कि मैं सर पहली बार कर रहा हूँ, बिना कोचिंग कैसे होगा, आराम से हो जाता है, सब पहली बार ही करते हैं। किसी साथी की मदद ले लो, किसी अनुभवी व्यक्ति की, हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और बाकी कोचिंग अभी क्या है कि बेसिकली इतना टाइम नहीं है आपके पास। कोचिंग तभी फायदेमंद होती है जब हमारे को कम से कम 1 साल का समय हो और हम वो नोट्स को कम से कम 3-4 बार ठीक से रिवीजन कर पाए। उससे पहले रिवीजन नहीं होता तो फिर वो कोचिंग काम की नहीं रहती। फिर उसमें आना जाना, फिर वो धीरे धीरे पढ़ाना, क्योंकि कोचिंग अपनी गति से चलेगा। आपके कहने से तो फास्ट होगा नहीं, आपके कहने से वो धीरे होगा नहीं। तो इस चीज़ का विशेष तौर पे ध्यान रखना। चौथा प्रश्न रहता है, सर मेंस कब होगा? देखो, अगर मेंस की बात करें तो मुझे लगता है कि अगस्त के बाद कभी भी हो सकता है। कभी भी हो सकता है। कभी भी होने का मतलब है कि अगस्त के लास्ट वीक में भी हो सकता है। मुझे जुलाई तक लगता नहीं है, क्योंकि जनवरी लास्ट वीक या फरवरी के आसपास पहले वीक में अगर पात्रता होती है तो मार्च अप्रैल में परिणाम आएगा, फिर विज्ञापन मेंस परीक्षा का आएगा, फिर 2-3 महीने बच्चों को टाइम दिया जाएगा परीक्षा के लिए। 3 महीने तो कम से कम टाइम देते ही देते हैं। तो जैसे मार्च के आसपास अगर ये पात्रता क्लियर हो जाती है और अप्रैल में अगर विज्ञापन आता है तो मई जून जुलाई तो चले गए, अगस्त या उसके बाद कभी भी हो सकता है। तो आपको प्री के बाद में भी कम से कम 7-8 महीने का समय रहेगा। पैटर्न सेम रहेगा, कोई बदलाव नहीं रहेंगे मुझे जहाँ तक लगता है। आरक्षण वगैरह का कुछ इस बार है नहीं, मुझे लगता है ऐसा। और मैंने पहली भी कहा था कि इस भर्ती में शायद ही आरक्षण दे, फिर भी कुछ सरकार का कह नहीं सकते, लेकिन पैटर्न सेम रहेगा, डरने की जरूरत नहीं है। और ठीक है, थोड़ा मोटा कोई इधर उधर होगा तो सिलेबस तो वही रहेगा, ज़्यादा कुछ फर्क पड़ना है नहीं, ठीक है। अब ये बातें तो क्लियर है। अब बात आती है कि आप इसको टाइम मैनेजमेंट अच्छे से करना। अभी आपके पास में 90 से 100 दिन का टाइम बचा हुआ है और इन दिनों को आप बढ़िया से अगर यूज़ करेंगे तो आप मेंस का भी 50% कोर्स कर लेंगे और पात्रता भी बढ़िया से कर लेंगे। एक मिनट की वैल्यू है, आप बिल्कुल ख़राब मत करना। मैं सिर्फ यही कहूँगा, जैसे 2 स्टूडेंट हैं, एक स्टूडेंट 10 घंटे पढ़ता है, एक स्टूडेंट 6 घंटे पढ़ता है, एक स्टूडेंट मान लो कि 4 घंटे ही पढ़ता है, तो 10 घंटे वाला 1 महीने में 300 घंटे पढ़ लेता है और 6 घंटे वाला 1 महीने में 180 घंटे पढ़ता है। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि 10 घंटे वाले ने 1 महीने के 2 महीने कर लिए और 6 घंटे वाले ने 1 महीने के 15 दिन कर लिए। तो अभी सबको समान टाइम मिलेगा। अभी आपके ऊपर तय होता है कि आप 1 महीने इस 100 दिनों के 200 दिन करते हैं या 100 दिनों के 50 दिन करते हैं। अगर आप मोबाइल की दुनिया में खोए रहेंगे तो तय बात है कि आप इन 100 दिनों के 10 दिन करेंगे। आप इस कमेंट्री से दूर रहना। अगर आप ट्विटर पे जाओगे या किसी भी जाओगे तो अब कुछ दिनों में एक गैंग एक्टिव हो जाएगी परीक्षा आगे बढ़ाने वाली। आप अगर उस कमेंट्री का हिस्सा बनेंगे तो आपकी पूरी ऊर्जा उसमें व्यर्थ हो जाएगी। हासिल कुछ होना नहीं है, जो होना है वो होके रहेगा। गवर्नमेंट आपकी बात मानती नहीं है, ना आपको कोई सुनता है, ना आपको कोई पूछता है। आप अपना टाइम खराब करेंगे। उसी समय हजारों बच्चे पढ़ रहे होते हैं, आप प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं, टंकी पे चढ़ते हो आप, और पीछे बच्चे मेहनत कर रहे होते हैं और टंकी वालों का होता नहीं है और मेहनत करने वालों का हो जाता है। इसलिए कह रहा हूँ कि आप उस कमेंट्री का हिस्सा मत बनना। आप अपना समय सोशल मीडिया से मत खराब करना। मैं भी आपका समय खराब नहीं करूँगा। आज आया हूँ, इसके बाद परीक्षा के समय एक बार आऊँगा और बीच में एक बार अगर मुझे लगेगा कोई बड़ा डाउट क्रिएट हो गया है तब 10-15 मिनट के लिए आऊँगा। तो पूरी इस रीट की जर्नी में 3 महीनों में 3 बार हो सकता हूँ मैक्सिमम, चौथी बार नहीं आऊँगा। आज के बाद
एक बार और आ जाता आऊँगा, नहीं तो फिर सीधा परीक्षा के एक दिन पहले आऊँगा, पेपर कैसे अटेम्प्ट करना उसके लिए। ठीक है, तो आपके पास में 100 दिन है, तो 100 दिन के मैं तो यही कहूँगा 200 दिन बनाना। सुबह जल्दी उठो, रात को लेट सो, दिन पूरा पढ़िए, इस मोबाइल को इस तरह से साइलेंट करके साइड में डाल दीजिए, और कहीं से यूट्यूब वगैरह, ये अब मैराथन क्लासेज, ऑनलाइन फ्री बैचेज वगैरह बेशुमार मार्केट की प्रोपेगेंडा चलेंगे, मार्केटिंग चलेगी, आप इन सब से बचना। मैं तो सिर्फ यही कहूँगा, क्योंकि आप 10 घंटे वीडियो देख के जितना हासिल करोगे उतना आप 1 घंटे किताब पढ़ के हासिल कर लोगे, तो 9 घंटे क्यों अपने टाइम खराब करने। सिर्फ और सिर्फ अभी आपको RBSC की किताबें, एक आधी गाइड कोई भी ले सकते हो, नाथ की किताब भी अच्छी आती है, और च्यवन प्रकाशन की भी अच्छी किताबें आती है, और भी आपको मार्केट में खूब सारी पुस्तकें, गाइड्स है तो सारी एक जैसी होती है। नाथ वाली ज़्यादा मुझे ठीक लगती, क्योंकि वो टू द पॉइंट टॉपिक के अनुसार लिखते हैं, थोड़ी अपडेटेड भी होती है, और अपने नोट्स बने हुए हैं, तो फिर गाइड की ज़रूरत नहीं है, नोट्स के साथ RBSC को देख लेना। ठीक है, इन दोनों में से एक कर लेना, और ये RBSC तो अनिवार्य रूप से करना, और कोचिंग अब ज्वाइन करना मत। ठीक है, बाकी मोबाइल की दुनिया से दूर चले जाना, 3 महीने सौगंध ले लो कि मैं बहुत ज़्यादा ज़रूरत थकी तभी इस मोबाइल को देखेंगे, अन्यथा नहीं देखेंगे। अभी आप YouTube के अंदर ऐसे आपको आकर्षित करने वाले ऐसे विज्ञापन आएंगे कि ये हमारा फ्री बैच है, ये हमारी फ्री किताब है, ये हमारा 15 घंटे का महासंग्राम है, मैराथन है। मुझे तो बड़ी दया सी आती है उन बच्चों पे, जब 5-5 हज़ार बच्चे लाइव और होते हैं, क्यों समय खराब करते हो। बेहतर है किताब पढ़िए। हालांकि आप मेरे विचारों से असहमत नहीं है तो कोई बात नहीं, आप मैराथन देखिए, आप आराम से फ्री बैचेस करिए, कोचिंग जाइए, मैं मना नहीं करूँगा। लेकिन मेरा व्यक्तिगत अनुभव ये है कि ऐसे समय में केवल यही सहायक होते हैं, ये फ़ायदे नहीं देते, क्योंकि मैं खुद कोचिंग चलाता हूँ, मैं खुद यूट्यूब पे हूँ, उसके बावजूद भी अगर मैं ये बात कह रहा हूँ तो निश्चित तौर पे बहुत अनुभव और बहुत हिम्मत करके बोल रहा हूँ। ठीक है, तो टाइम का मैनेजमेंट करना, सुबह से शाम तक 10 घंटे, 12 घंटे, 15 घंटे जितने आप पढ़ सकते हो पढ़ना। मरने से किसी की मृत्यु हुई नहीं है, और जितना पढ़ोगे उतना ही परिणाम मिलेगा। शानदार पढ़ाई करोगे तो शानदार परिणाम आएगा, पढ़ाई खराब करोगे तो परिणाम भी वैसा ही आएगा, तैयार रहना उसके लिए। ठीक है, फिर क्या है कि ये जो मार्केटिंग की दुनिया है, ये आपकी असफलता की जिम्मेदारी नहीं लेगी, ये आपकी सफलता का क्रेडिट ले सकती है। 100 में से 1% आपको बता के कहा जा सकता है कि मेरे कंटेंट से हूबहू छपा। जो 50 बाहर गए हैं टफ प्रश्न, वो नहीं कहा जाएगा आपको। मार्केटिंग है, समझिए इन चीज़ों को, बहुत बढ़िया से पढ़िए। जो ये कहते हैं कि भाई हमारे ये हुआ वो हुआ, मैं तो कहता हूँ कि आप 100 प्रश्नों का IPPT सही सोल्यूशन करवा दो, बच्चों को बता दो कि देखो 100 के ये 93 प्रश्न आए, जैसे मैंने करवा रखे हैं फर्स्ट ग्रेड वगैरह के। इसलिए आप इन चीज़ों से दूर रहिए। मैं किसी का विरोध नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको कह रहा हूँ कि आपको टाइम खराब नहीं करना है। ठीक है, और आखिरी बात कि सर इसको मैनेज कैसे करना है, मैं सिर्फ यही कहूँगा कि आपको जैसे L1 के हैं तो क्या करना है, टाइम ज़्यादा हो रहा है बस, लेकिन थोड़ी सी बात रही हुई है। L1 को क्या करना, पहले मैं L1 को बता देता हूँ, थोड़ी सी रणनीति बता देता हूँ, फिर L2 की बता देता हूँ। ठीक है, L1 को क्या करना है, L1 को अपने गणित ठीक रखना है, क्योंकि मेंस और प्री दोनों में है, केवल एक औसत अलग है टॉपिक, बाकी लगभग सेम है। दूसरा मनोविज्ञान ठीक रखना है, मनोविज्ञान में एक लास्ट वाली जो आपके इकाई है वो अलग है, बाकी लगभग पूरा सेम है। ठीक है, और तीसरा हिंदी लगभग सभी का है, तो हिंदी की ग्रामर और वो लगभग सेम है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, ये 3। और इस दूसरी भाषा आपके किसी के संस्कृत है, किसी के अंग्रेजी है, ये, और चौथा है पर्यावरण। ठीक है, ये 150 प्रश्न हो गए। मैं आपको एक सिंपल सा बता देता हूँ, L1 वालों को क्या करना है, L1 वालों को इन तीनों को डेली टाइम देना है। 1-2 घंटे गणित को दे दो बल्कि, मनोविज्ञान को और भाषा को। एक भाषा पढ़ते हो फिर दूसरी शुरू करो, दूसरी पढ़ते हो तब बंद कर दो पहली, और फिर दूसरी पूरी होते पहली शुरू कर दो। इसको रैंडम चलने दो, मनोविज्ञान चलने दो। और रही बात पर्यावरण की, पर्यावरण के अंदर RBSC की किताब के टॉपिक देख के लेना, और RBSC में जो टॉपिक नहीं है वो किसी गाइड से देख लेना, वो लास्ट में देखना, और थोड़ी विधियाँ इसकी देख लेना। ठीक है, विधियों को थोड़ा देख लेना, बाकी आप ज़्यादा लोड देने की आवश्यकता नहीं है।
है ना। तो दिन के 3 भागों में टाइम बांट दो, गणित पढ़िए, मनोविज्ञान पढ़िए और भाषा पढ़िए। पूरा दिन यही पढ़िए आप, तीनों को घुमा घुमा के पढ़ते जाइए। और थोड़ा बहुत समय बचता है तो पर्यावरण को देख लीजिए, ठीक है। सबसे कम समय आपको पर्यावरण को देना है। पर्यावरण में आप अगर जैसे सप्ताह में 2 दिन पर्यावरण को देते हो, 1 दिन भी देते हो, तो उसमें भी मोस्टली टाइम विधियों को देना। पर्यावरण के फालतू के बहुत सारे टॉपिक है, उनमें ज़्यादा फंसने की ज़रूरत नहीं है। RBSC की किताबों से टॉपिक देख लेना, जो नहीं मिलते हैं गाइड से देख लेना। मोटा जो आपको अपना जो टाइम इन्वेस्टमेंट है वो इन 4 पोर्शन में करना। 120 में से यही आपको पास करवा देते हैं, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा ध्यान इस पे रखना है, गणित, मनोविज्ञान। और मनोविज्ञान पूरी होती है तब पर्यावरण की विधियाँ कर लेना, और विधियाँ पूरी होती है फिर वापस मनोविज्ञान कर लेना। दिन के समय को इस हिसाब से बांट लो। हिंदी पूरी होती है जब संस्कृत पढ़ लेना, संस्कृत पूरी होती है तो हिंदी पढ़ लेना। और अगर आपको लगता है कि सर संस्कृत और हिंदी साथ में चलेंगे तो पूरे दिन को 4 भागों में बांट के भी पढ़ सकते हैं, सेल्फ स्टडी वालों के लिए। कोचिंग वालों को कोचिंग के हिसाब से चलते रहिए, वो अपने आप आपको मैनेज करके करवा देंगे, ठीक है। अब बात आती है L2 की। L2 की एक तो सब्जेक्ट है आपका SST या जो भी आपका विषय है वो है। इसके लिए आप बेहतरीन सबसे बढ़िया तरीका ये है कि आप RBSC की जो किताब है ना, उनको कंप्लीट करना, क्योंकि इसी से प्रश्न आते हैं। 6ठी से 10वीं तक की सामाजिक पढ़ लो, पूरा पेपर SST का उसमें से आ जाता है, ठीक है। और फिर क्या बचा, फिर ये भाषा बची और मनोविज्ञान बचा, ठीक है। अब जो मनोविज्ञान है वो आप पढ़ते रहिए साथ में। तो आपको क्या करना है, दिन को 3 भागों में बांट दो। 2-3 घंटे आप RBSC को दे देना, 2-3 घंटे भाषा को दे देना, 1-2 घंटे मनोविज्ञान को दे देना। तो देखो, पहला और तीसरा जो पार्ट है ये तो आपके मेंस में भी काम आएगा और सेकंड ग्रेड में भी काम आ जाएगा। अगर आप भाषा के स्टूडेंट हैं तब आपकी सभी काम आ जाएंगे साथ में, ठीक है। तो इस हिसाब से इसको मैनेज कर लो। और RBSC के लिए SST, पर्यावरण के लिए RBSC, SST हो चाहे साइंस हो चाहे हिंदी हो, उनके लिए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताबें पर्याप्त हैं, क्योंकि RBSC पेपर यहीं से बनाता है। आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पेपर सरसरी तौर पे आता है, बहुत गहरा पेपर नहीं आता और इन्हीं में से आता है, ठीक है। अब इनकी आप कोई क्लासेस लोगे तो 2-2, 400 क्लासेस होती है SST में, फिर आपका पूरा टाइम खराब होगा। इससे बेहतर है 6ठी से 10वीं तक की किताब की वो टॉपिक निशान लगा लो, उसकी PDF बना ले, प्रिंट करवा दो और 2-4 दिन 5 दिन में उसको निपटा दो, ठीक है। फिर आप मनोविज्ञान कई बार आपने पढ़ रखी है, फिर भी डेली 2-3 घंटे पढ़िए और भाषा के ऊपर थोड़ा ध्यान दे दीजिए। 1-1.5 महीने भी अगर ये कर लिया ना आपने, तब भी आपकी पात्रता क्लियर हो जाएगी, दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से आप कर सकते हैं और बाकी आपकी बेटर प्लानिंग आप खुद कर सकते हैं। लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ, अगर आपने समय को ठीक से यूटिलाइज कर लिया इस मोबाइल की दुनिया से दूर होके, तो मुझे रणनीति बताने की आवश्यकता ही नहीं, आप स्वयं से बहुत शानदार कर लेंगे। और 15 दिन भी तैयारी कर ली ना, तब भी अंदर से कॉन्फिडेंस आना शुरू हो जाएगा और आप एक शानदार रिजल्ट दे देंगे, इतना मुझे भरोसा है, ठीक है। तो इन्हीं बातों के साथ मैं आज की वार्ता को समाप्त करता हूँ। आपका कोई और डाउट शेष रह गया हो पूरा सुनने के बाद भी, तो नीचे लिख लेना। मैं एक बार बीच में और आऊँगा और एक बार परीक्षा के टाइम आऊँगा। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। खूब सारी पढ़ाई कीजिए और दुनियादारी से दूर रह के अपने आप को एकांत में डाल के, गुफा में डाल के खूब सारी पढ़ाई कीजिए और एक शानदार रिजल्ट दीजिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद विद्यार्थियों। अच्छे रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए।